कण के द्वारा नर युग्मकोद्भिद का विकास कैसे होता है, ये पूरा पढ़ेंगे। तो नर युग्मकोद्भिद का मतलब है कि ये तो है परागकण, इस परागकण से एक लंबी परागनलिका का निर्माण हो और उस परागनलिका के अंदर दो नर युग्मक हो, दो नर युग्मक हो। तो परागकण में परागनली और परागनली के अंदर दो नर युग्मक बने, तो इस क्रिया को बोलते हैं नर युग्मकोद्भिद का विकास। अब ये बनता कैसे है ये पढ़ना है हमें। जो लघु बीजाणु होता है, इधर आ जा बेटा, तो यहाँ बैठ मेरे सामने। लघु बीजाणु या परागकण, ठीक है। ये जो लघु बीजाणु या परागकण है ना, ये नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका जो होती है वो क्या होती है, लघु बीजाणु। मतलब जो नर युग्मकोद्भिद का पूरा विकास होगा, उस नर युग्मकोद्भिद की जो प्रथम कोशिका है वो है लघु बीजाणु, या इस लघु बीजाणु को हम बोल सकते हैं परागकण, ठीक है। अब ये जो नर युग्मकोद्भिद है, इस नर युग्मकोद्भिद में ये परागकण कैसे इस नर युग्मकोद्भिद के अंदर परिवर्तित हो, ये वाला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये जो परागकण है, ये रहा परागकण, ठीक है। परागकण के अंदर ये पाया जाता है केंद्रक, और केंद्रक के कोशिका द्रव्य के अंदर ये खाद्य धानियाँ पाई जाती हैं। ये परागकण है, ठीक है। जब ये परागकण इस परागकोश में होता है, ये पुंकेसर वाला भाग है, इस पुंकेसर में ये वाला भाग है परागकोश, और ये वाला भाग है योजी, और ये वाला भाग है पुतंतु, ठीक है। इस परागकोश में इस परागकण का निर्माण होता है। तो ये परागकोश के अंदर ये जो परागकण है, तो इस परागकण के अंदर ये पाया जाता है केंद्रक, ठीक है। इस केंद्रक में सबसे पहले होता है समसूत्री विभाजन, ठीक है। समसूत्री विभाजन होने से इस केंद्रक, समसूत्री विभाजन होने से ये जो परागकण है, इस परागकण में दो केंद्रकों का निर्माण हो जाता है, एक तो ये और एक ये। और ये जो दोनों केंद्रक हैं वो नई कोशिका का निर्माण कर लेते हैं। एक ही केंद्रक बन गया और एक केंद्रक, ठीक है। नई कोशिका बनी, इस बड़ी वाली कोशिका को बोलते हैं कायिक कोशिका, और इस छोटी वाली कोशिका को बोलते हैं जनन कोशिका, जो लेंस के आकार की होती है, ठीक है। बड़ी कोशिका होगी उसे तो हम क्या बोलेंगे, कायिक कोशिका, और जो छोटी कोशिका होगी उसे हम क्या बोलेंगे, जनन कोशिका कहेंगे, ठीक है। इसका जो कोशिका द्रव्य होता है, ये इसमें कई खाद्य धानियाँ भी पाई जाती है बीच बीच में, अभी उनसे मतलब नहीं है, अभी तो ये दो कोशिकाएं हैं, ठीक है। एक तो बड़ी आकारी कोशिका कायिक कोशिका, छोटे आकारी कोशिका जनन कोशिका। जब ये परागकण, ये वाला परागकण इस द्विकोशिकीय अवस्था में आ जाता है, दो कोशिकाएं बन गई इसके अंदर, जब ये परागकण द्विकोशिकीय अवस्था में आ जाता है, तो इस अवस्था में ही यहाँ पर लाइन ऑफ डिसेंस मतलब स्फुटन रेखा होगी, स्फुटन रेखा से ये परागकण बाहर निकल आते हैं। इस द्विकोश की अवस्था में ये परागकण बाहर निकल आते हैं, ठीक है। तो इस क्रिया को बोलते हैं पराग
स्फुटन। ठीक है, पराग स्फुटन की क्रिया हुई। पराग स्फुटन की क्रिया कब होती है? जब ये परागकण द्विकोष की अवस्था में आ जाता है। अब ये परागकण द्विकोष की अवस्था में आ गया, ये लेंस के आकार की कोशिका है। ठीक है, ये जो दोनों कोशिकाएं हैं ये बड़े आकार की और ये छोटे आकार की है। तो ये जो छोटे आकार की कोशिका है ना, ये छोटे आकार की कोशिका इस बड़े आकार की कोशिका से पोषक पदार्थों को ग्रहण कर आकार में बड़ी हो जाती है और इसी के समान हो जाती है लगभग। ये तो जनन कोशिका है और ये कायिक कोशिका है। इस कायिक कोशिका के द्वारा तो किसका निर्माण होता है? पराग नलिका का निर्माण होता है। और ये जो जनन कोशिका है, इस जनन कोशिका के द्वारा नर युग्मक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? नर युग्मक का निर्माण होता है। अब ये जो पराग कण है, ठीक है, ये पराग कण परागण की क्रिया के द्वारा यह है स्त्री केसर। ठीक है, स्त्री केसर का ये वाला भाग क्या है? वृत्तिकाग्र, ये वृत्तिका और ये वाला भाग अंडाशय। 3 भाग होते हैं स्त्री केसर के। तो ये जो परागकण है ये परागण की क्रिया के द्वारा स्त्री केसर के वृत्तिकाग्र पर आ जाता है। ठीक है, स्त्री केसर का जो वृत्तिकाग्र वाला भाग है इस वाले भाग पर ये आ जाएगा। ठीक है, आ गया यहाँ पर। तो ये कौन सी क्रिया के द्वारा आया? ये आया परागण की क्रिया के द्वारा। अब परागण किसे कहते हैं? परागण का मतलब है कि ये जो परागकण है किसी भी माध्यम के द्वारा, अब माध्यम कौन कौन से हो सकते हैं? या तो वायु हो सकता है, या जल हो सकता है, या फिर मनुष्य हो सकता है, या फिर कोई कीट हो सकता है। ठीक है, तो परागकण किसी भी माध्यम के द्वारा स्त्री केसर के वृत्तिकाग्र पर पहुंच जाए तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? परागण की क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो परागण की क्रिया के द्वारा जो परागकण है स्त्री केसर के वृत्तिकाग्र पर पहुंच जाता है। यहां पर श्लेष्मा नामक पदार्थ पाया जाता है। श्लेष्मा नामक पदार्थ पाया जाता है। इस श्लेष्मा पदार्थ के कारण ये परागकण यहाँ पर आकर चिपक जाता है और इस श्लेष्मा पदार्थ में पाया जाता है बोरोन तत्व। कौन सा तत्व पाया जाएगा? बोरोन तत्व इस पे पाया जाता है। ठीक है, ये जो बोरोन तत्व है इस बोरोन तत्व को ये परागकण ग्रहण कर लेता है। ठीक है, परागकण जैसे इसे ग्रहण करता है तो इस कायिक कोशिका के द्वारा एक लंबी नलिका का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, इस लंबी नलिका को बोलते हैं हम पराग नली। क्या बोलते हैं? पराग नली कहते हैं। और इस पराग नलिका का ये जो शीर्ष भाग है, इस शीर्ष भाग से पेक्टिन नामक एंजाइम का स्त्राव होता है। ये जो पेक्टिन नहीं बोलेंगे, इसको पेक्टिनेज बोलेंगे। पेक्टिनेज नामक एक पदार्थ का स्त्राव होता है। ये एक तरह का एंजाइम है। इस एंजाइम के द्वारा ये जो वृत्तिकाग्र है, इस वृत्तिकाग्र की भित्ति नष्ट हो जाती है जिससे ये परागनलिका इसमें प्रवेश कर जाती है। ठीक है, और साथ में इस कायिक कोशिका का केंद्रक भी इसमें आ जाता है सबसे पहले। ठीक है, इसके साथ साथ जैसे ये परागनलिका इस वृत्तिकाग्र से वृत्तिका वाले भाग में प्रवेश करती है तो उस समय क्या होगा कि ये जो जनन कोशिका का केंद्रक है वो जनन कोशिका का केंद्रक भी इसमें आ जाएगा। ठीक है,
और जैसे ही जनन कोशिका का केंद्रक इसमें आता है तो यहाँ आने पर इसमें होता है समसूत्री विभाजन, और समसूत्री विभाजन होने से इसके अंदर बन जाते हैं 2 नर युग्म। ठीक है। अब जैसे जैसे इस पराग नलिका की वृद्धि होती जाती है और ये जैसे जैसे अंडाशय की ओर आती है ये पराग नलिका, तो वैसे ही ये जो कायिक कोशिका का केंद्रक है ये तो धीरे 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 विलुप्त हो जाता है और अब इसमें रह जाते हैं 2 नर युग्म। ठीक है, 2 नर युग्म करेंगे तो इस प्रकार इस पराग कण के द्वारा ये जो पराग नलिका और जो 2 नर युग्म का निर्माण हुआ उसे हम क्या बोलते हैं, नर युग्म कोशभिद का विकास कहते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। अब इसको अब मैं सीक्वेंस से बताता हूं पूरा। अब सीक्वेंस से देखना, चिराग यहां तक आ रहा है ना। सबसे पहले तो ये है पुंकेसर। ठीक है, पुंकेसर का ये वाला भाग है परागकोश। ठीक है, परागकोश में किसका निर्माण होता है, परागकोश में निर्माण होता है पराग कण का। ठीक है, ये जो पराग कण होता है ये पराग कण अगुणित होता है। ठीक है, इस पराग कण के केंद्रक में समसूत्री विभाजन होने से, ठीक है, 2 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। एक तो बड़े आकार की कोशिका होगी जिसे हम क्या बोलते हैं, कायिक कोशिका, और एक होती है छोटे आकार की कोशिका जिसे हम क्या बोलते हैं, जनन कोशिका। ठीक है, ये जो छोटे आकार की कोशिका है ये लेंस के समान होती है, जो लेंस का आकार होता है ना वैसी होती है। ठीक है, फिर ये क्या करती है, जो जनन कोशिका है ये जनन कोशिका इस कायिक कोशिका से पोषक पदार्थों को ग्रहण करती है और ये भी आकार में बड़ी हो जाती है। ये तो क्या हो गई, कायिक कोशिका, और अब ये क्या हो गई, जनन कोशिका। तो इस पराग कण के अंदर 2 कोशिकाओं का निर्माण हो गया। दो कोशिकाओं का निर्माण हो गया। ठीक है, अब इस द्विकोशिकीय अवस्था में ही ये जो पराग कण हैं इस पराग कोश से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ कि इस द्विकोशिकीय अवस्था में बाहर आ जाते हैं। अब बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पराग कोश जो ये है, ठीक है ना, तो पराग कण कितनी कोशिकीय अवस्था में पराग कोश से बाहर आता है। ठीक है, तो कितनी कोशिकीय अवस्था में ये आता है बाहर, 2 कोशिकीय अवस्था में, तो ये द्विकोशिकीय अवस्था में बाहर आ जाता है। ठीक है, अब जब ये बाहर आ जाता है तो उसके बाद इसमें होती है कौन सी क्रिया, परागण की क्रिया। कौन सी क्रिया होती है, परागण की क्रिया होती है। इसमें होती है परागण की क्रिया। ठीक है, परागण का मतलब क्या है कि ये जो पराग कण है किसी भी माध्यम के द्वारा, अब माध्यम क्या हो सकते हैं, जल हो सकता है, वायु हो सकता है, कीट हो सकता है,
मनुष्य हो सकता है। ठीक है, तो जब परागकण किसी भी माध्यम के द्वारा, और ये वाला भाग है स्त्री केसर वाला, इसके ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं? वृत्ति काग्र। इस वाले भाग को क्या बोलते हैं? वृत्तिका। और इस वाले भाग को क्या बोलते हैं? अंडाशय। ठीक है, तो परागकण किसी भी माध्यम के द्वारा स्त्री केसर, ये पूरा वाला भाग क्या है? स्त्री केसर है। परागकण किसी भी माध्यम के द्वारा स्त्री केसर के वृत्तिकाग्र पर पहुंच जाए। अब ये परागकण उड़ता हुआ कहाँ पहुंच गया? यहाँ पर पहुंच गया, स्त्री केसर के वृत्तिकाग्र पर पहुंच जाए, तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? परागण कहते हैं। आगे बात समझ में? ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब ये जो परागकण है, ठीक है, ये परागकण यहाँ पहुंच गया, ये वाला भाग कौन सा है? वृत्तिकाग्र वाला भाग। इस वृत्तिकाग्र पर पाया जाता है श्लेष्मा पदार्थ। ठीक है, श्लेष्मा पदार्थ में होता है बोरॉन तत्व। ठीक है, ये श्लेष्मा पदार्थ तो क्या काम करेगा? इस परागकण को इस वृत्तिकाग्र पर चिपकाने का कार्य करता है कि भाई ये कहीं से उड़ते हुए आए तो इस श्लेष्मा पदार्थ के कारण यहाँ आके चिपक जाए। ठीक है, इसमें उपस्थित है बोरॉन तत्व। ठीक है, तो ये परागकण पोषक पदार्थ के रूप में इसे ग्रहण करता है। ठीक है, जैसे ही ये बोरॉन तत्व को ग्रहण करता है, तो आपको मैंने अभी बताया था कि इस कायिक कोशिका का कार्य क्या है? इस कायिक कोशिका का कार्य है पराग नली का निर्माण करना, और इस जनन कोशिका का कार्य क्या है? नर युग्मकों का निर्माण करना। ठीक है, तो ये क्या है? कायिक कोशिका। तो जैसे ही ये श्लेष्मा पदार्थ में उपस्थित बोरॉन तत्व को ग्रहण करती है, इस कायिक कोशिका के द्वारा पराग नलिका का निर्माण होना प्रारंभ होता है। ये पराग नलिका का निर्माण होना प्रारंभ हो रहा है। ठीक है, इस पराग नलिका के शीर्ष भाग से, यहां से, ठीक है, कौन सा एंजाइम? पेक्टिनेज एंजाइम का स्त्राव होता है। ये पेक्टिनेज एंजाइम इसकी भित्ति को, यहाँ पर वैसे जनन छिद्र भी होते हैं, तो जनन छिद्र से होती हुई ये बाहर निकलती है, और जैसे बाहर आ जाती है, ठीक है, तो ये पेक्टिनेज एंजाइम इस वृत्तिकाग्र के ऊपर वाले भाग को नष्ट कर देता है, जिससे ये पराग नलिका इसके अंदर आसानी से प्रवेश कर जाती है। ये पराग नलिका इसमें आसानी से प्रवेश कर गई, और इसका कायिक कोशिका का केंद्रक भी इसमें आ जाता है। ठीक है, जैसे ही ये पराग नलिका इस वृत्तिका वाले भाग में प्रवेश करती है, जैसे यहां से प्रवेश किया ना, तो वैसे ही इस जनन कोशिका का केंद्रक भी इसमें आ जाएगा। ठीक है, जब जनन कोशिका का केंद्रक इसमें आता है, ठीक है, इस वाले भाग में, इस वाले भाग का नाम है वृत्तिका वाले भाग में, तो इसके अंदर क्या हो जाता है? समसूत्री विभाजन होता है, और समसूत्री विभाजन होने से ये जो जनन कोशिका का केंद्रक है, अब ये दो भागों में बट गया, और इन दोनों को ही हम क्या बोलते हैं? इन दोनों को ही हम बोलते हैं नर युग्मक। क्या बोलते हैं? नर युग्मक। अब क्या होगा कि इस पराग नलिका की धीरे 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 लंबाई में वृद्धि होती जाती है। ठीक है, और जैसे जैसे इसकी लंबाई में वृद्धि होती जाती है, तो बाद में ये केंद्रक क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। ठीक है, कुछ बुकों में ऐसा भी लिखा हुआ है कि ये जो कायिक कोशिका का केंद्रक है, ये कायिक कोशिका का केंद्रक यहाँ है, ये रहा। ये क्या काम कर रहा है? ये कायिक कोशिका का केंद्रक इस पराग नलिका के शीर्ष भाग पर दबाव लगाता है।
तो दबाव लगाता जाता है धीरे 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 धीरे, जिससे इस परागनलिका की लंबाई में वृद्धि हो जाती है और धीरे धीरे जैसे जैसे ये यहाँ आता है इस अंडाशय वाले के भाग के पास में, तब ये नष्ट हो जाता है और इसमें रह जाते हैं 2 नर युग्मक। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे नर युग्मकोद्भिद का विकास। इस प्रकार एक परागण के द्वारा 2 नर युग्मकों के विकास की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? नर युग्मकोद्भिद का विकास कहते हैं। आगे बात समझ में? अब देख आवर्त बीजी पादपों में, ठीक है, मादा जायांग को, मादा जननांग को क्या बोलते हैं? जायांग कहते हैं। ठीक है, जो भी हमने पढ़ा था ना, वृत्तिकाग्र, वृत्तिका और जो अंडाशय वाला भाग है, इन तीनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? जायांग कहते हैं। ठीक है, जो जायांग होते हैं, जायांग का निर्माण जो होगा वो एक या अधिक अंडकों के द्वारा होता है। जो जायांग है उस जायांग का निर्माण किसके द्वारा होगा? एक या फिर अधिक अंडकों के द्वारा जायांग का निर्माण होता है। अगर जायांग में एक ही अंडक है, जायांग में क्या है? एक अंडक, तो उस जायांग को क्या बोलेंगे हम? एक अंडपी जायांग कहते हैं। ठीक है, यदि जायांग में एक से अधिक अंडक उपस्थित हो तो उसे बहुअंडपी जायांग कहते हैं। ठीक है, इधर देखे जा भाई, आवर्त बीजी पादप। आवर्त बीजी पादप का मतलब आपको पता है, 2 वर्ड आते हैं इसके साथ। एक तो होता है अनावृत बीजी और एक होता है आवृत बीजी। ठीक है ना, आवृत बीजी का मतलब है कि ऐसे बीज जिनके चारों ओर क्या हो? आवरण पाया जाए। ठीक है ना, तो उन्हें तो हम आवृत बीजी पादप कहते हैं। और अनावृत का मतलब है ऐसे बीज जिनके चारों ओर आवरण का अभाव हो, से अनावृत बीजी पादप कहते हैं। तो आवृत बीजी पादपों में जो मादा जननांग होता है, उस जननांग को क्या बोलते हैं? हम जायांग कहेंगे। यदि ये जो जायांग है वो एक या अधिक अंडकों से मिलकर बना होता है। यदि जायांग में एक ही अंडक उपस्थित हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक अंडपी जायांग कहेंगे। यदि जायांग में एक से अधिक अंडक उपस्थित हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? बहुअंडपी जायांग कहते हैं। ये जो बहुअंडपी जायांग है, अब इनको 2 भागों में बांटा गया है। एक तो संयुक्ता अंडपी और एक वियुक्ता अंडपी। ठीक है, संयुक्ता अंडपी का मतलब है कि बहुत सारे अंडक तो होंगे लेकिन सारे आपस में जुड़े हुए होंगे। ठीक है, ऐसे वियुक्ता अंडपी का मतलब है कि बहुत सारे अंडक तो होंगे लेकिन सारे अलग अलग होंगे। जैसे एक चित्र के द्वारा समझते हैं हम इसको। ये एक चित्र के द्वारा समझते हैं। अगर हम इसको ऐसे ढक लें, ठीक है, तो ये क्या लग रहा है? हमें पूरा एक ही भाग लग रहा है। लेकिन जब हम इसको ऐसे देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये हमें बहुत सारे हैं। ठीक है ना, तो ये अंडक तो हैं बहुत सारे, ठीक है, लेकिन ये आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो जब जायांग में एक से अधिक अंडक होते हैं तो उसे तो हम क्या बोलते हैं? बहुअंडपी। लेकिन जब बहुत सारे अंडक आपस में जुड़े हुए होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? संयुक्ता अंडपी। और ऐसा किसमें देखा जाता है? अफीम का पादप। ठीक है ना, और अफीम का बॉटनिकल नेम है
पेपावर सोमनिफेरम, ठीक है। अब वियुक्त अंडपी में क्या है, वियुक्त अंडपी में बहुत सारे अंडप होंगे और सभी अंडप क्या होते हैं, पृथक पृथक दिखाई देते हैं, जैसे ये ऐसे बहुत सारे अंडप हैं और सभी अंडप अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। तो जब किसी जायांग में बहुत सारे अंडप अलग अलग दिखाई देते हैं या अलग अलग रहते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, वियुक्त अंडपी कहते हैं। और ऐसा पाया जाता है चंपा में। किसमें पाया जाता है, चंपा के अंदर, ठीक है। तो जो आवत बीजी पादप है उसमें तो मादा जननांग को जायांग कहेंगे और जायांग एक से अधिक अंडपों से एक या अधिक अंडपों से मिलकर बने होते हैं। एक अंडप से मिलकर बने होते हैं तो उसे एक अंडपी कहते हैं। बहुत सारे से मिलकर बने होते हैं तो उसे बहुअंडपी कहते हैं। बहुअंडपी दो प्रकार के होते हैं, एक तो संयुक्त अंडपी, एक वियुक्त अंडपी। संयुक्त अंडपी का मतलब क्या है, जब सारे अंडप आपस में जुड़े हुए हों तो उसे हम संयुक्त अंडपी, और सारे अंडप आपस में अलग अलग हो तो उसे वियुक्त अंडपी कहते हैं, ठीक है।